हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज आज हम डिस्कस करेंगे जीएस फर्स्ट, यानी कि मेंस का जो पेपर है जीएस फर्स्ट, उसको 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 एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। जीएस फर्स्ट मेंस का, जीएस फर्स्ट 2024 मेंस का जीएस फर्स्ट पेपर जो है, जो टोटल 200 मार्क्स का आता है, जिसमें से जो सेक्शन ए है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। वो 10 क्वेश्चन 125 वर्ड्स लिमिट में लिखने होते हैं। 125 वर्ड लिमिट होती है, और उस 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन, जो ईच क्वेश्चन का जो मार्क है वो 8 नंबर है। यानी कि एक पहला क्वेश्चन 8 नंबर का, सेकंड क्वेश्चन 8 नंबर का, थर्ड क्वेश्चन 8 नंबर का। उसके बाद में जो 11 से 20 तक क्वेश्चन जो आते हैं, जो 11 से 20 तक आते हैं, उनकी वर्ड लिमिट आपकी 200 होती है, और वो क्वेश्चन का जो इस मार्क्स होता है वो 12 नंबर होते हैं। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, ये देखिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, पहले से लेके 10 तक। इसमें लिखा है, हियर इज रिटन, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। यानी कि आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए आपने कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस को इंट्रोड्यूस किया है। प्राचीन भारतीय साहित्य इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का परिचय दीजिए। यानी कि आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए आपने कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेस का यूज किया है, मेनली इसका यही मीनिंग है। तो आपने लिटरेरी सोर्सेस का यूज किया है, आपने वेदा का यूज किया है वैदिक कल्चर को जानने के लिए। उसके बाद में आपने उपनिषद का यूज किया है। आपने कालिदास की जो अवज्ञान शकुंतलम स्टोरी थी, अवज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्य जो थे, उनका यूज किया है आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। उसके बाद में मुद्रा राक्षसम एक है, उससे आपको मॉर्गन मौर्यन सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। मौर्यन पीरियड के टाइम पे अर्थ जो चाणक्य थे, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी बुक, उससे आपको इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता चल जाता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पता चलता है मॉर्गन पीरियड को जानने के लिए। ये सारे हमारे जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, वो हमने इन सब ऐसे ही हमको अपना आंसर लिखना होता है कि वैदिक 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 एज के जो पुराण थे, जो वैदिक एज के जो है ना वेदास थे, उनसे हमें ये पता चला है। और गुप्ताज में जो पुराण पुराण लिखे गए हैं, उनसे गुप्ता एज के बारे में पता चलता है। ये सब लिखना होता है। इसके बाद में आपको आगे देखना है। पहला क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर का था, ठीक है। ऐसे हमें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं अभी, कि देखते हुए चल रहे हैं किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो पहला आर्ट एंड कल्चर का था, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी आर्ट एंड कल्चर का। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, आपको सबसे पहले इंडियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक बताने। क्लासिकल डांस, ठीक, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, जो एंशियंट टाइम से चले आ गए हैं ना, वो आपके इंडियन कल्चर। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम। उसके बाद में आपका जॉइंट फैमिली के बाद में कास्ट सिस्टम। इंडिया ही में तो यूनिक है, यही तो इंडिया कल्चर का पार्ट है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यूनिटी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ऐसे लिख सकते हो आप। ये आपके इंडियन कल्चर के मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। कास्ट सिस्टम है, आपकी लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट टाइप की, और रिलीजियस टॉलरेंस है। कास्ट सिस्टम, वेडिंग सिस्टम, रिचुअली जो मैरिज होती हैं उनको बताना है। ये सब आपके इंडियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद में आगे आप देखो तो, उसके बाद में आपका एक कल्चर की बात कर रहे हैं अभी हम। अब फिलहाल आगे चलो तो संगम कल्चर। द अब आया है क्वेश्चन नंबर 13, संगम कल्चर पे। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द संगम पीरियड कल्चर। अब मेन फीचर ऑफ संगम पीरियड कल्चर में यहाँ भी आपको सोसाइटी के बताने हैं। पॉलिटी सोसाइटी, सोसाइटी में यहाँ पर कास्ट को लोग जानते थे, पर जो नॉर्थ इंडिया में कास्ट फॉलो की जाती है, उतनी स्ट्रिक्टली वहाँ कास्ट फॉलो नहीं किया जाता था। उसके बाद में ये लिखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर नाडुकल स्टोन की का एक कल्चर था, कि जो लोग युद्ध में मारे जाते थे, उनकी वीरता को दिखाने के लिए उनके जहाँ पर बॉडी को वो किया जाता था, दफनाया जाता था, वहाँ पर एक पत्थर लगा दिया जाता था, नाडुकल स्टोन। हीरोइक एक्शन को शो किया जाता था मेनली। ये है, हीरोइक एक्शन को शो करना ही नाडुकल स्टोन बोलते हैं। उसके बाद में सोसाइटी में जो वुमेन का स्टेटस था, वुमेन की पोजीशन ठीक थी, पर वुमेन को
को फ्रीडम थी कि वो अपना पार्टनर चुन सकें, लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर द वुमेन्स लाइफ इज मिजरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा दुख दर्द भरी थी। उसके बाद में आपको वहाँ पर दो पोएम प्रसिद्ध है, अकाम एंड पुरम। अकाम ऐसे लिखा जाता है, अकाम एंड पुरम। और वहाँ के पुरम, अकाम एंड पुरम, वहाँ के लिटरेरी सोर्सेस में वहाँ पर जो लिटरेचर है फेमस, ये सब आपको संगम कल्चर में लिखना है। उसके बाद में आपको एक और आपको सवाल मिलेगा, इंडियन सोसाइटी इज़ नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडियन सोसाइटी इज़ नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इस डिस्कस करना है इसके ऊपर। अब यूनिकनेस आपको बता दिया, यहाँ पर लैंग्वेज की यूनिकनेस है, डिफरेंट डायलैक्ट, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पर उसके बाद में आपका जो यूनिकनेस आपको लग रही है, वो आपको डिफरेंट डायलेक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर। आपकी यूनिकनेस का किस में है, यहाँ का जो कास्ट सिस्टम है उसमें यूनिकनेस है। और कल्चरल डाइवर्सिटी में आप फोक डांस देख लो, फोक म्यूज़िक देख लो, डिफरेंट स्टेट है वहाँ, डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट ड्रामा स्टाइल, डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट सॉन्ग, ये सब आपको कल्चरल डाइवर्सिटी में लिखना है, डिस्कस में करना है, मतलब डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको इंटो 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 डालना है, इंटो के बाद में आपको यूनिकनेस की हेडिंग डालनी है कि ये यूनिक चीज़ है, फिर आपको कल्चरल डाइवर्सिटी शो करनी है। उसके आफ्टर दैट कोई आर्ट एंड कल्चर का, उसके बाद कोई आर्ट एंड कल्चर का वो नहीं है। अब हमने आर्ट एंड कल्चर का देखा, तो लिटरेरी सोर्सेस जो पूछे गए उसका 8 नंबर का क्वेश्चन आया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, संगम पीरियड कल्चर से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, और इंडियन सोसाइटी प्लस कल्चर से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, टोटल 40 मार्क्स। इट इज़ अ ह्यूज मार्क्स। आप विदाउट आर्ट एंड कल्चर पढ़े कैसे इस 40 मार्क्स के क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हो। आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा। आर्ट एंड कल्चर में आपको मेंस की अंडरस्टैंडिंग पढ़नी होगी कि कैसे हम आंसर को लिखें, कौन सी हेडिंग डालनी है, कौन सी हेडिंग डालनी है, और कौन सा इंट्रोडक्शन यहाँ सूट करेगा, कौन सी हेडिंगें सूट करेंगी। उस आफ्टर दैट कंक्लूजन को हमें लिंक करना है प्रेजेंट टाइम से। इसलिए आपको जानना ये बहुत ज़रूरी कि 40 मार्क्स का आर्ट एंड कल्चर इसमें पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आया है, पर विदाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़े। इसमें ये अच्छा है कि यहाँ पर आपको 1965 तक ही पढ़ना है। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एक क्वेश्चन है, इसमें शायद 2nd नंबर का है क्वेश्चन, देखते हैं चलो कौन सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन ये है, गिवन एन अकाउंट ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिया का ये इन्होंने ये पूछ रखा है कि जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली क्या क्या चैलेंज थे, आपको भी पता है क्या। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था, लैंग्वेज का सबसे बड़ा चैलेंज था, साउथ में जो लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज, लैंग्वेज का चैलेंज था, और आपकी लैंग्वेज के बाद में डेवलपमेंट का चैलेंज था। ये सब इमीडिएटली जो चैलेंज फेस किए हैं इंडिया ने, वो आपको लिखना है। उसके बाद में एक ही क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं किस पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पे चलते हैं। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री में नेपोलियन वाज द सन ऑफ रिवोल्यूशन, ये नेपोलियन वाज द सन ऑफ रिवोल्यूशन, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, जब उसमें नेपोलियन आया था उस टाइम का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कैन यू इमेजिन टू राइट दिस आंसर in a good structure and good production, in a good structure and good presentation? नेवर, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आप ये लिख पाओगे। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री का, हाँ कहाँ गई वर्ल्ड हिस्ट्री, नेपोलियन वाला वर्ल्ड हिस्ट्री से है, और क्वेश्चन नंबर 11 और वर्ल्ड हिस्ट्री से है फ्रेंच रिवोल्यूशन का। ये इसी का पार्ट, नेपोलियन तभी राइज हुआ था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। कमेंट, मतलब कि फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन आई वो ग्रेट रिजल्ट है किसका, एनलाइटनमेंट पीरियड को। अब आपको एनलाइटनमेंट पीरियड जानना होगा। एनलाइटनमेंट पीरियड यूरोप में आया था 14 एंड 15 सेंचुरी में। जब एनलाइटनमेंट पीरियड आया, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ, वहाँ पर थॉट इन्वेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट आए कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वलिटी होनी चाहिए। वहाँ पर थॉट इमर्ज हुए कि जो चर्च की मोनोपोली है सोसाइटी पर, उसको हटाना है। वहाँ पर
सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि स्टेट और चर्च अलग अलग होना चाहिए, ये सब इनलाइटनमेंट का पार्ट है। इसके बाद ही फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, क्योंकि जब थॉट कॉमन मासेस तक पहुंचे तब उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन को लाया। तो कमेंट करना है, इसमें भी आप विदाउट ऐसे नहीं लिख सकते, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड बिफोर पीरियड, इनलाइटनमेंट पीरियड आई, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, उससे तब ये फ्रेंच रिवोल्यूशन आई है। उसके बाद में आप अगर देखो आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके 2 ही क्वेश्चन आए हैं आई थिंक। 8 नंबर नेपोलियन वाला क्वेश्चन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आया 12 नंबर का। 8 और 12 20 मार्क्स की वर्ल्ड हिस्ट्री आई। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कैन यू इमेजिन टू राइट दिस आंसर? नेवर। इसलिए आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी फोकस करना पड़ेगा। उसके आगे हम देखते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पर वो चैलेंज फेस्ट वाला इंडिया वाला आया था। अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पे आप देखो ग्लोबलाइजेशन इस सोसाइटी का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट, हाँ, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। एक्सप्लेन द, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं, इसको हम सोसाइटी से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। अब जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न उस तब बनी थी, गांधी जी के एरा में जो बनी थी, गांधी जी के पहले जो एरा था उसमें जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उनका भी रूरल सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट में। बिकॉज क्योंकि उन्होंने भी कॉटेज इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, उन्होंने भी एजुकेशन को लाया, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जो आज की भी हैं उनका भी हम रोल लिख सकते हैं। ये पास्ट टू प्रेजेंट है, ये इसको हम सोसाइटी से भी लिंक कर सकते हैं और हिस्ट्री से भी लिंक कर सकते हैं, इसलिए से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में डाला है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया मॉडर्न हिस्ट्री से, अभी देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है मॉडर्न हिस्ट्री से। संगम पीरियड, उसके बाद में यूनिकनेस, एक आया है अभी देख रहे हैं, हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन द बंगाल। आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, यानी कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल में हो रहे थे, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को लिखा, मतलब कि जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उनके विकास को आपको लिखना है, उनके विकास को आपको आउटलाइन करना है। अब बंगाल में कब 1905 में जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आई, उसमें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई, उससे वहाँ पर जब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बंगाल पार्टीशन के टाइम पे 1905 के टाइम पे आपका बंगाल में 1905 के टाइम पे आपके बंगाल में रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी स्टार्ट हुई। उस रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी से आपका एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो में डिवाइड हो गया था। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किए, एक अंशुल्यान समिति थी, ये युगांतर समिति थी, ये सब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में आए। फिर एक हेनरी बेबियो दैरुजियन करके हैं, हेनरी करके, उनका भी रोल था बंगाल में रिवोल्यूशनरी उसको रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के डेवलपमेंट में, इन सबको लिखना है। ये 2 मॉडर्न हिस्ट्री से आए। मॉडर्न हिस्ट्री से हमने देख लिया, एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाला था, एक डेवलपमेंट ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी 20 मार्क्स की आई। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री तो शायद आपने पढ़ी होगी प्रीलिम्स के लिए, बट आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को निगलेक्ट किया होगा, और दोनों की मार्किंग सेम है। क्या हम वर्ल्ड हिस्ट्री को बिना पढ़े मैथ्स दे सकते हैं? यही रीजन है कि बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ गए हैं, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ गए हैं, तो उनके कैसे मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में? इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा। और आप मेरे साथ हैं तो अच्छे से, हाँ, मैं भी पढ़ूंगी, आपको भी पढ़ाऊंगी। जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने यूपीएससी के मैथ्स दिए हैं, उनसे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मेरे 100 मार्क्स आए यूपीएससी के जीएस फर्स्ट पेपर में। आगे चलते हैं। अब हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में आपको काफ़ी वेटेज है, ज्योग्राफी का वेटेज आपका 68-70 मार्क्स तक का है, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से। अब आपने तो ज्योग्राफी पढ़ी होगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपने पढ़ी है क्या मेंस के पर्सपेक्टिव से? आपने तो ज्योग्राफी मेंस के बाद आपने तो ये पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट में को इतने स्टेट वेस्टर्न घाट से शेयर बाउंड्री करते हैं, ईस्टर्न घाट से इतने स्टेट शेयर बाउंड्री करते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, उन स्टेट्स के नाम, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से, इन कंट्रीज से पास होती है। क्या आपने ये पढ़ा है? ये यहाँ से, सॉरी, क्या आपने ये पढ़ा है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस? ह्यूमन के लिए ओशन का यूज़ क्या है? हमें इकोनॉमिक पोटेंशियल हमें पता है ओशन का, हमें सोशल पोटेंशियल पता है। हमारे यहाँ ओशन से फिशिंग
ओशियन से कल्चर डेवलप हुआ है सदर्न इंडिया का। जो राइस और फिश का कल्चर है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है। ये सभी तो यहाँ पर लिखना है हमें। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट सॉइल एंड वेजिटेशन। अब इतना, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको मैं क्या बताऊँ, इस पे मतलब फ्लो बना तो आप वर्ड लिमिट तक भूल जाओगे। ये क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट सॉइल एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट सॉइल एंड वेजिटेशन, देखो सॉइल अच्छी हो गई, एलुवियल सॉइल में आपको किस प्रकार की वेजिटेशन मिलती है और वहाँ की क्लाइमेट। ब्लैक सॉइल होगी तो ब्लैक सॉइल में कॉटन कॉटन को ग्रो किया जाता है और वहाँ की वेजिटेशन, ब्लैक सॉइल में कॉटन को ग्रो किया जाता है, वहाँ की वेजिटेशन, ब्लैक सॉइल में कॉटन को ग्रो किया जाता है, वहाँ की वेजिटेशन को आप देखना। उसके बाद में आपको कॉटन, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म है, वार्म है। उसके बाद में आप सदर्न इंडिया की जो वेजिटेशन है, वेस्टर्न घाट पे जो वेजिटेशन मिलती है, इन सब का सॉइल क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का इंटर रिलेशन है। उसके बाद जो स्मार्ट सिटी है, डिस्क्राइब इट्स मैन कैरेक्टरिस्टिक। मैन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी की अवेलेबिलिटी होना, इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी है, यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी है, इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवे, हाईवेज, एक्सप्रेसवे है, यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सभी तो स्मार्ट सिटी के पैरामीटर हैं। स्मार्ट सिटी, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ये यहाँ क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब पॉइंट लिखे जाते हैं, तब आपको एक गुड मार्क्स मिलते हैं। पॉइंट्स को ही, जैसे क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवेज, हाईवेज, ये सब लिखना होता है। राइट अ नोट ऑन सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सिस्मिक जोन्स क्या है कि बिहार और जम्मू कश्मीर साइड एक सिस्मिक जोन्स है, जिसमें मतलब जो सिस्मिक जोन्स है उसमें ज़्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ का अर्थक्वेक डेंजर कैटेगरी में आता है। और है ना, आपका असम साइड की जो अर्थक्वेक है वो भी डेंजर कैटेगरी में आता है। बिहार में है, एक वेस्टर्न इंडिया में जो भुज रीजन है वहाँ का भी हाई है। और ये एनसीआर रीजन का सिस्मिक जोन्स और सदर्न इंडिया का सिस्मिक जोन कैटेगरी है, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड तक ऐसी सिस्मिक जोन की कैटेगरी बनी हुई है। वो कैटेगरी हम दिखाएंगे। इसके आगे आप चलो तो आपको, आप कह रहे होगी मैम ने ये सब क्या पेपर, लेकिन पेपर को ऐसे ही समझाना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। इसके आगे चलो, आप आपको, ये तो आपका सोसाइटी का क्वेश्चन है। ये आपका स्मार्ट विलेज, आपके डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। स्मार्ट विलेज आपने नोटिस किया, ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। थ्रो द लाइट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ स्मार्ट विलेज। स्मार्ट विलेज के कॉन्सेप्ट को हमें बताना है कि स्मार्ट विलेज में डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एंड आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और स्मार्ट विलेज में जो एजुकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो स्मार्ट विलेज इनको, कनेक्टिविटी टू अदर विलेज, यही तो स्मार्ट विलेज हुए ना, और इनके मेन फीचर को बताना है। उसके बाद में आपको भारत में वनों एवं जलों, biodiversity conservation of forest and water bodies in India is essential to maintain ecological balance. Elucidate in detail. अब आपको क्या करना है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रही है फॉरेस्ट की, वाटर बॉडीज़ की, वो इसेंशियल है इकोलॉजी पर्यावरण के लिए। तो आप कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे, आप लोकल कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, आप लोकल कम्युनिटी में अवेयरनेस को स्प्रेड करोगे, आप लॉज को अप्लाई करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, एंड वाटर बॉडीज़ के लिए आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, वेटलैंड को डिक्लेयर करोगे, एंड वन विलेज वन पॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके आओगे, तभी तो इकोलॉजिकल बैलेंस हो पाएगा। इन सब का आपको ये बताना है कि ये तो सब मेथड हो गए, आपको ये बताना है कि इसेंशियल है, तो क्यों इसेंशियल है, मतलब इनको एक्सप्लेन करना है कि ये इसेंशियल है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। जब हमारे पास फॉरेस्ट होंगे तभी तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जनरेट होगी, जब हमारे पास वाटर बॉडीज़ होंगी तभी तो हम बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड्स को एक प्लेस दे पाएंगे जहाँ वो आके अपने अपने जहाँ वो आके अपनी, मतलब जो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा वो लेकर आ पाएंगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेकर आ पाएंगी। उसके बाद में आपको क्या है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ सुनामी विथ एग्जांपल। सुनामी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कारण क्या है, और इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी,
लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, एंड द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, फियर फियर जनरेट हो जाता है, उस इकोनॉमिक लॉसेस होती है, और इकोनॉमिक के बाद में आपका सोशल, मैनी लव्ड वंस का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, किसी किसी के अपने खो जाते हैं। इन सब का इफेक्ट ही तो है। आपकी एनवायरमेंटल इफेक्ट है, आपका कोस्टल रीजन का पूरा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको बताने हैं कि सुनामी एक वेव्स होती हैं जो अगर ओशन में होगी तो वो समझ में नहीं आएंगी, पर ओशन के अगर अपर है, उस जैसे ही वो कोस्ट के पास में आती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आ जाती हैं। अगर आप सिर्फ चला गए हो ओशन में और आपके अंदर और सुनामी की वेव्स हैं तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे ही वो कोस्ट पे आती हैं वो अपना रूप दिखा देती हैं। उसके कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ हैं जो प्लेट टेक्टोनिक एक मेजर कॉजेज़ है, क्योंकि ये प्लेट जैसे ही एक दूसरे प्लेट से टकराती हैं तो सुनामी, जब ओशन में होती हैं तो सुनामी लेकर आती हैं, और नियर बाई ओशन है फिर भी सुनामी आती है। ये आपकी ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का आप देखना कि कितना बड़ा रोल है। ये है ज्योग्राफी। यूज ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस 8 नंबर का क्वेश्चन। इंटर रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल 8 नंबर का क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो पूछा गया 8 नंबर का। सिस्मिक जोन्स पूछे गए 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स, सॉरी मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी 8 मार्क्स का, ये भी 8 मार्क्स का, ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्मार्ट विलेज 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 12 मार्क्स का। सुनामी 12 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी फॉर मैंस 68 मार्क्स की। विदाउट डूइंग ज्योग्राफी फॉर मैंस यू कैन इमेजिन नो, इसलिए आपको ज्योग्राफी पर स्पेशल फोकस करना है। उसके बाद में आप सोसाइटी देखो। सोसाइटी का भी शायद स्कोर कितना है? 44 मार्क्स। इट्स ह्यूज। 44 मार्क्स। पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आएगा, रीजनलिज्म पे एक क्वेश्चन है, कॉज ऑफ पॉवर्टी पे एक क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी पे क्वेश्चन है। चलो ये यहाँ से देखते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। वुमेन की जो ड्रेसेस चेंज हो गई हैं वो ग्लोबलाइजेशन का ही तो इम्पैक्ट है कि आज वुमेन फ्री फील कर रही हैं, और वुमेन का जो डिजिटल एरिया पर प्रेजेंस आपको दिख रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। एल्डरली जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। यही दिखाना है। हमारी जो फूड स्टाइल और फूड हैबिट चेंज हो गई वो भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। उसके बाद में एक आपको यहाँ पर, इसको भी आप सोसाइटी में कंसिडर कर सकते हो। मॉडर्न स्ट्रीम वो मैंने आपको बता ही दिया है। और आपके आगे चलते हैं। आगे पॉवर्टी का कॉज क्या है? डेट ट्रैप, मनी जो मनी लेंडर होते हैं उनका रीजन हो सकता है पॉवर्टी। पॉवर्टी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना अच्छे से, वो रीजन हो सकता है। अनएजुकेटेड होना भी एक पॉवर्टी का रीजन है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की अवेलेबिलिटी ना होना भी एक पॉवर्टी का रीजन है। इन सबका कारण बताना है पॉवर्टी का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता है। विशियस साइकिल होती है पॉवर्टी का। आप बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन फेस करते हैं, बच्चे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये सब आपके पॉवर्टी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, आप मेरे साथ जुड़िए। आपको हम अपने नोट्स खुद शेयर करेंगे जो हमने खुद बनाए हैं अपने, वो नोट्स हम आपको देंगे। इसके बाद रीजनलिज्म मैंने आपको कल ही समझाया था कि रीजन, और अगर आपने अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वाली भी वीडियो देखिए, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है। वो सिलेबस जब आप समझ जाएंगे तब तब आप इन क्वेश्चनों को भी एनालिसिस कर सकेंगे कि वो सिलेबस में हमने क्या बताया, और डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो हाउ इज़ द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी एक्सप्लेन। रीजनलिज्म कैसे इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है? रीजनलिज्म जो है वो डेवलपमेंट डेफिसिट के कारण रीजनलिज्म होता है। एक साइड तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, एक साइड आपको बैकवर्ड रीजन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में पॉलिटी में ऐसा होता है कि कभी कभी रीजनलिज्म इतना बढ़ जाता है कि सेपरेट स्टेट की डिमांड करने लगते हैं। मतलब एक स्टेट है, उसमें से दूसरे स्टेट की उसी विद इन दैट स्टेट वन डिमांड ऑफ पीपल टू क्रिएट वन मोर स्टेट। जैसे आपने देखा हो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ग्रेट नागालैंड की डिमांड होती है। मणिपुर में ही कुकीज़ और माइटीज़ जो कम्युनिटी है उनकी जो आपसी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रहा है, लास्ट ईयर इतना ज़्यादा हो गया था, तो वो सब रीजनलिज्म के ही अंदर आता है। उसके आगे आपको देखना होता है। उसके आगे आपका है क्वेश्चन 70 नंबर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन विस्फोट हुआ है कि हम आज वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री पर है, ये पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ की है वो कैसे, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कैसे सीरियस चैलेंज क्रिएट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना। आप कैसे हम करेंगे?
कि हमें इसके पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखने हैं कि जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है, लोगों को जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है, लोग जो एजुकेशन है वो नहीं पहुंच पाती है लोगों तक, उसके बाद में आपको लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहां वो अपनी वॉइस को शेयर कर सकें। पॉलिटिकल चैलेंज हो जाते हैं, आपके इकोनॉमिक चैलेंज हो जाते हैं, आपके सोशल चैलेंज हो जाते हैं, ये सब सीरियस चैलेंज है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों को हाउस चाहिए रहने के लिए, तो स्पेस मैनेजमेंट, क्राउड, ट्रैफिक, ये सब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ही तो सीरियस चैलेंज हो रहा है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में भी एक सीरियस चैलेंज है, क्योंकि अगर देखो आप खुद ही देखिए, अगर फैमिली में 5 बच्चे हैं तो उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा पाँचों बच्चों का इक्वल, बिकॉज रिसोर्सेज की कमी रहेगी। अगर फैमिली में आपके में एक ही चाइल्ड है या 2 ही चाइल्ड है, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हर प्रकार की, और उनके ऊपर पेरेंट्स का ध्यान भी रहेगा। इसलिए ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है कि लोग उन बच्चों के व्यूज़ को प्रिपेयर करना, बच्चों को टेक्नोलॉजिकली अपडेट रखना, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में सीरियस चैलेंज आएगा। उसके बाद में आपके आई थिंक आप सोसाइटी के नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है अच्छे से, जहाँ पर आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें 1965 तक ही मांगा है, 1965 तक 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया। ये तो आपका 20 मिनट में कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री आपने प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़ेगी, बस पढ़ी होगी, पर उसको हम मेंस में कैसे इंप्लीमेंट करें वो सब देखना है हमें। उसके आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं शायद लास्ट ईयर, इससे भी ज़्यादा के आए हों। अभी 2023 का भी पेपर एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा, ये 2024 का था। तो जो 20 मार्क्स के आए हैं, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन, इन सबको देखना है। उसके बाद ज्योग्राफी में बहुत हाई वेटेज ज्योग्राफी का है, 68 मार्क्स, ह्यूज ह्यूज। इसको तो मतलब बहुत अच्छे से करके जाना है, तभी 60 में से 40 मार्क्स तक ले पाओगे। उसके बाद में सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है, 44 मार्क्स। सोसाइटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। मेरा सोशलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, मैंने खुद सोसाइटी में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं। उन नोट्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उनसे आपको पढ़ाऊँगी, तो आप खुद भी सोसाइटी में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बस आप सभी से यही कहना है। अब मैं धीमे धीमे जीएस के सिलेबस को समझते चलिए और अपने पीवाईक्यू को देखते चलिए। अगर आप अपने पीवाईक्यू से डाइवर्ट हो गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। आपकी पीवाईक्यू ही आपके मेन वो है, आपको पीवाईक्यू ही देखते हुए आगे चलना है। कैसे पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, क्या सिलेबस के टॉपिक हैं, कौन से पीवाईक्यू कौन से सिलेबस मिल रहे हैं, उन पर 1 पेजर नोट्स बनाइए। जैसे रीजनलिज्म है, रीजनलिज्म क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसे नोट्स बनाने होते हैं। इससे आप डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जामिनेशन यूपीपीसीएस का। थैंक यू सो मच। एंड वन रिक्वेस्ट ये है कि अभी जब हमारा ये सिलेबस और पीवाईक्यू के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें उस कोर्स में हम पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्म के साथ में उस पीवाईक्यू का मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उस पीवाईक्यू का के जब आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, आपको हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्म करना होगा और अपने पॉइंट जनरेट करने होंगे कि कैसे लिखा जाता है आंसर, उस आंसर को, और जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसको कैसे आंसर में कन्वर्ट किया जाता है, ये सब हम उसमें सिखाएंगे। तो वो आपका मास्टर द पीवाईक्यू करके कोर्स होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब लॉन्च करेंगे। अभी पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको जीएस पेपर फर्स्ट के लेक्चर दिए जाए, लेक्चर देने के बाद में आपको पीवाईक्यू फिर वो कोर्स करवाया जाए, जिससे आपका हॉलिस्टिक कवरेज हो जाए आंसर राइटिंग का। थैंक यू सो मच, एंड शेयर करिए एंड आगे देखते रहिए, एंड जो भी डाउट हो वो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।